नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं बागपत की, जहां पुलिस ने एनकाउंटर में देर रात ककड़ीपुर गांव के जंगल में यूपी के कुख्यात अपराधी सुनील राठी गैंग के शार्प शूटर सौरभ उर्फ गोली को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में सौरभ गोली लगने से जख्मी भी हो गया। गिरफ्तार शार्प शूटर आरएलडी नेता और भट्टा कारोबारी देशपाल खोकर की हत्या मामले में फरार चल रहा था। सौरभ के साथ एक साथी को भी पुलिस ने शनिवार सुबह गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया था। दोनों ही शूटर्स ने तिहाड़ जेल में बंद सुनील राठी के कहने पर देशपाल खोकर की हत्या की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप शार्प शूटर सौरभ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये वही जगह है जहां पर एनकाउंटर किया गया था और शार्प शूटर सौरभ उर्फ गोली जख्मी भी हुआ, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फायरिंग में आत्मरक्षा जो फायरिंग की गई पुलिस ने, उसमें एक बदमाश को गोली लगी और वो मौके से गिरफ्तार हुआ। उसका साथी भागने में फरार रहा। क्या इनामी है या इसके ऊपर क्या इतिहास है इसका? ये क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी जानकारी की जा रही है। इस देशपाल जो 7 तारीख को हत्या हुई थी उसमें ये है और ये सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर है। वही खबर हापुड़ से है, जहां धौलाना थाना क्षेत्र के देहरा गांव में बच्चों के झगड़े को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। एक पक्ष की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। उसे मेरठ के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। के आधार पर जो जानकारी हुई है, इसमें बच्चों के विवाद में झगड़ा हुआ था। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल जो पीड़ित है, घायल है, उसको अस्पताल भिजवाया गया है। वहां से उसे मेरठ उपचार के लिए रेफ़र किया गया है। साथ ही हमले में जो शामिल लोग थे उनमें से 5 को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया। वही रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 2 पक्षों में जबरदस्त फायरिंग हुई है। आपसी विवाद में ये 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। प्रधान के बेटे को गोली लग गई थी, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। दूसरे पक्ष से भी एक शख्स जख्मी हुआ है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। थाना पटवाई के दलपुरा गांव की घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर में 2 पक्षों में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में प्रधान के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई। दूसरे पक्ष से भी एक शख्स जख्मी हुआ है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। थाना पटवाई के दलपुरा गांव की घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपसी विवाद में यहां 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर फायरिंग की गई। वहीं मेरठ में लाइव मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र का है, जहां मामूली सी बात को लेकर 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से 2 पड़ोसी परिवार आपस में लड़ रहे हैं। महिलाएं भी यहां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस मारपीट की घटना में दोनों ही पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों ही पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरदोई के लोनार थाना इलाके में सिपाही और ट्रक ड्राइवर के बीच बहस हो गई। सिपाही का आरोप है कि प्रतिबंधित एरिया में ट्रक ड्राइवर लगातार ने उसके साथ बदसलूकी करता रहा, जबकि ट्रक ड्राइवर का आरोप है कि सिपाही नशे में था और बहस करने लगा, जिसका वीडियो सामने आया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है। यहां पति पत्नी के बीच हुई लड़ाई में पति ने अपनी 13 महीने की बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक दिया। बच्ची को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद महिला ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया। 22 है, वहाँ पे झुग्गियाँ हैं। उन झुग्गियों में एक बिहार निवासी यहाँ पे रहकर मजदूरी करते हैं। इनका अपने पत्नी से कुछ विवाद हुआ था और परसों दोपहर में इन्होंने अपनी डेढ़ साल की बच्ची थी, उसको पत्नी के ऊपर फेंक दिया। वो बच्ची नीचे फर्श पे गिर गई, उसको गंभीर चोट आई और उसको यहाँ पे इलाज के लिए तत्काल सूचना मिलने के बाद ले गया गया। उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया दिल्ली, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो ये आरोपी है, जो पिता है, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। कानपुर देहात में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का मामला सामने आया है। शहादत के मामले में अमर, अतुल और विकास दुबे ने सीओ को गोली मारी थी। शशिकांत पांडे के घर में हुआ था सीओ देवेंद्र का कत्ल। चश्मदीद मनु का एक और वीडियो सामने आया है। तो विकास बोल रहा था कि एनकाउंटर करने आया है और ये जो उन्होंने कहा था कि वो
बेटा हुआ है ये जो क्या अतुल थे उनने कहा था, और विकास दुबे ने तो खुद गोली मारी थी और ये भी बोला था एनकाउंटर करने आया। मेरा कमरा है कि तो बता दें आपको कि इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था इसी परिवार का, जिसमें अमर मिश्रा ने गोली चलाई थी सीओ देवेंद्र मिश्रा पर, यह बात कही गई थी। और अब एक और ये वीडियो सामने आया है जिसमें मनु ये बात कह रही है कि विकास ने कहा था कि वो एनकाउंटर करने आया है। तो बिकरू कांड में एक और वीडियो यहां पर सामने आया है। अमर, अतुल और विकास दुबे ने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोली मारी थी और शशिकांत पांडे के घर में ही सीओ देवेंद्र का कत्ल हुआ था। चश्मदीद मनु का ये एक और वीडियो सामने आया है। मनु के मुताबिक विकास बोल रहा था कि सीओ एनकाउंटर करने आया है। तो एक और वीडियो के जरिए यह खुलासा हुआ है। शशिकांत पांडे के घर पर तत्कालीन शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का कत्ल किया गया था, वो शहीद वहां हुए थे। और बता दें आपको कि वो जब उन पर हमला किया गया विकास दुबे और उसके साथियों के जरिए, तो वो इसी घर में छिपने आए थे जहां पर पकड़कर अमर दुबे विकास ने उन्हें गोली मार दी थी। वहीं कानपुर के बर्रा इलाके में लैब टेक्नीशियन संजीत की हत्या के बाद शव के लिए 3 दिन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पांडू नदी में गोताखोरों की मदद से शव की खोजबीन की जा रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। इन आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि अपहरण करने के 5 दिन बाद उन्होंने संजीत की हत्या कर दी थी। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में हुए लैब टेक्नीशियन संजीत के अपहरण के मामले में पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही थी। तकरीबन 1 महीने बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने यह दावा किया कि इन अपहरणकर्ताओं ने संजीत का अपहरण करने के बाद उसका कत्ल कर दिया था और उसके शव को पांडू नदी में फेंक दिया था। यह बात पुलिस को अपहरणकर्ताओं ने बताई, जिसके बाद से लगातार पुलिस पांडू नदी में शव के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि पहले पुलिस की स्थानीय टीम ने थाना वाइज थाना क्षेत्र के अनुसार सर्च ऑपरेशन चलाया। लगातार पुलिस की टीमें सर्च कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने पीएसी की मदद ली और तब भी सफलता नहीं मिली, तो पुलिस ने गोताखोरों की टीम को ही बुलाया है। वो विशेषज्ञ गोताखोर जो पानी में काफ़ी देर तक नीचे रह सकते हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके शव को नदी में फेंकने की बात कही हो। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्याम, लगातार यहां पर आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो अब तक साफ नहीं हो पाई है। सबसे पहली बात यह कि संजीत का शव अब तक नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी लोगों को चाहिए, पीड़ित परिवार को चाहिए, मृतक के परिवार को चाहिए। आपको बता दें कि जब से संजीत लापता हुआ था, पुलिस की लापरवाही तो सामने आई, लेकिन अब जब खुलासा की बात पुलिस कह रही है, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तब भी वो सवाल अनसुलझे बने हुए हैं। मसलन कि संजीत का फ़ोन कहाँ पर है, जो फ़ोन उसके पास मोबाइल फ़ोन था वो फ़ोन कहाँ है, उसका सिम कार्ड कहाँ पर है। पुलिस ने मोटरसाइकिल जरूर बरामद की है, लेकिन पुलिस अभी तक उस बैग को बरामद नहीं कर पाई है जिस बैग में फिरौती दिए जाने की बात कही जा रही थी, जिस बैग को पुलिस से फेंका गया था। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल है संजीत के शव को लेकर के, क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने ही पुलिस को बताया था कि उन्होंने पांडू नदी में शव को फेंका है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब 25 से 30 दिन पहले शव को फेंका गया है तो शव बरामद क्यों नहीं हुआ। ये मान भी लिया जाए कि घटना का खुलासा 5 दिन 4 दिन पहले हुआ है, लेकिन जब शव को फेंका गया था नदी में तो इसके बाद तमाम थाना क्षेत्रों में शव को मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। इसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो आज अब 4था दिन है सर्च ऑपरेशन का, लेकिन अभी तक शव को बरामद नहीं किया जा सका है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पूछताछ में क्या जो अपराधी हैं उन्होंने पुलिस से सच कहा था कि शव उन्होंने नदी में ही फेंका है, या उन्होंने शव को कहीं और ठिकाने लगाया और पुलिस को गुमराह करने के लिए बात कही कि नदी में शव फेंका गया है और पुलिस वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। क्योंकि अगर शव नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर कोर्ट में जब केस जाएगा
तब अपहरणकर्ताओं को इसमें मदद मिलेगी और उनकी जमानत हो सकती है, वो छूट सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस ने जो जल्दबाजी दिखाई, जिस तरीके की जल्दबाजी दिखाई उनको कोर्ट में पेश करने की और पूरे मामले के पटाक्षेप करने की, मीडिया के सवालों के जब सवाल उठा रहे थे तो कहीं ना कहीं इन सब मामले को जो दबाने के लिए पुलिस ने रिमांड नहीं ली। आपको बता दें कि जो 5 है, 5 में से जो मुख्य आरोपी हैं 2, उनकी पुलिस को रिमांड लेनी चाहिए थी और जब तक 100 बरामद नहीं हो जाता तब तक उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर लापरवाही की। यही वजह है कि अब पुलिस पर अभी भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि पुलिस बिल्कुल, तो अभी भी सवाल कई ऐसे हैं जो अनसुलझे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाम इस पूरी जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना और क्राइम को रोकने में यूपी सरकार फेल हो गई है। संजय सिंह ने नसीहत देते हुए कहा कि यूपी सरकार को दिल्ली मॉडल से सीख लेनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक प्रतियोगिता चल रही है कोरोना और क्राइम के बीच में, कि कोरोना आगे जाएगा कि क्राइम आगे जाएगा। आज दोनों मामलों में योगी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। कोरोना में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कोरोना नहीं रुकेगा, बल्कि जमीन पे काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। और वो काम क्या करने की ज़रूरत है? प्लाज्मा बैंक बनाइए, होम आइसोलेशन प्रॉपरली लागू कीजिए, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड का इंतजाम आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो इससे कोरोना रुकेगा। विकास दुबे केस के बाद कानपुर में ही अगवा लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की हत्या के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हो रही थी, लेकिन कानपुर एसएसपी दिनेश कुमार को क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम रहने की सजा मिल गई है। वहीं सीएम योगी ने खाकी की सर्जरी के साथ पुलिसिंग में कई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जिसके तहत 15 आईपीएस के ट्रांसफर किए गए। बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने में नाकाम रहे पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस एक बार फिर दिखा। कुल 15 अधिकारियों के तबादले ने ये बता दिया है कि सीएम योगी ने खाकी की सर्जरी करने का मन बना लिया है। सबसे बड़ी कार्रवाई कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पर हुई है। दिनेश कुमार को कानपुर से हटाकर झांसी भेज दिया गया है। दिनेश कुमार के जाने की 3 बड़ी वजह है। कानपुर शूटआउट, जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की जान ले ली थी। विकास दुबे केस में कुछ पुलिस वालों की भूमिका भी संदिग्ध रही। उसके बाद कानपुर में लैब टेक्नीशियन का अपहरण कांड उन्हें ले डूबा। इस कांड में खाकी की काफी किरकिरी हुई, क्योंकि पुलिस ने पीड़ित घर वालों से अपहरणकर्ताओं को फिरौती के रूप में 30 लाख रुपए दिलवाए थे और पुलिस की प्लानिंग पर किडनैपर पानी फेरते हुए फिरौती की रकम भी ले उड़े थे। और 23 जुलाई को पुलिस को मीडिया के सामने आना पड़ा कि लैब टेक्नीशियन संजीत यादव को किडनैपर ने मारकर उसका शव पांडु नदी में फेंक दिया है। कुल मिलाकर क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाने पर एसएसपी दिनेश कुमार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के इस फैसले में खाकी की सर्जरी भी है और इसे नया प्रयोग के रूप में भी देखा जा रहा है। कानपुर और अयोध्या में एसएसपी की जगह डीआईजी तैनात होंगे। अलीगढ़, चित्रकूट धाम और बस्ती में डीआईजी की जगह आईजी होंगे। जिलों और रेंज में सीनियर अफसरों को तरजीह दी गई है। अमेठी आंधा मामले में एसपी अमेठी ख्याति गर्ग को लखनऊ डीसीपी बनाया गया है। अलीगढ़ के डीआईजी रहे डॉक्टर प्रतिंदर सिंह अब कानपुर के डीआईजी होंगे। चित्रकूट के डीआईजी दीपक कुमार को अयोध्या का डीआईजी बनाया गया है। डिप्यूटेशन से लौटे आईजी के सत्यनारायण को आईजी चित्रकूट धाम बनाया गया है। लखनऊ में आईजी ट्रैफिक रहे दीपक रतन अब आईजी अलीगढ़ होंगे। बस्ती के आईजी रहे आशुतोष कुमार पीएसी मुख्यालय में आईजी होंगे। कानपुर के एसएसपी रहे दिनेश कुमार एसएसपी झांसी बनाए गए हैं। एसपी ईओडब्ल्यू रहे सत्येंद्र कुमार एसपी खीरी बनाए गए हैं। एसडीआरएफ सेना नायक से यशबीर सिंह एसपी जालौन बनाए गए हैं। लखनऊ डीसीपी से दिनेश सिंह एसपी अमेठी बनाए गए हैं। झांसी एसएसपी रहे डी प्रदीप कुमार अब एसपी ईओडब्ल्यू वाराणसी होंगे। एसपी जालौन रहे डॉक्टर सतीश कुमार अब लखनऊ में सेना नायक एसडीआरएफ होंगे। एसएसपी अयोध्या रहे आशीष तिवारी एसपी रेलवे झांसी बनाए गए हैं। एसपी खीरी रही पूनम को आगरा में पीएसी सेना नायक बनाया गया है। लखनऊ में आईजी पीएसी रहे अनिल राय को आईजी बस्ती बनाया गया है। कुल मिलाकर ये सर्जरी ये संकेत दे रही है कि जिम्मेदार अधिकारियों को सूबे में क्राइम कंट्रोल करना ही होगा। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। अगर आप कार चला रहे हैं और कोई अनजान शख्स कुछ कहकर आपको कार से बाहर बुलाता है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है वो एक शातिर बदमाश हो जो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। दिल्ली का ये वीडियो हैरान कर देने वाला है। बड़े ही शातिराना अंदाज में इस चोरी को अंजाम दिया गया। ये देखिए, कार सवार नीली शर्ट पहना ये शख्स गाड़ी से उतरता है और तभी पीछे से आकर एक शख्स गाड़ी में रखा बैग लूटकर वहां से फरार हो जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस प्रोग्राम के विषय के लिए पीएम मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए लोगों से सुझाव मांगा था, जिसमें से चुने गए विषयों को पीएम मोदी अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। मोदी के पिछले साल दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये 14वां मन की बात कार्यक्रम होगा। अगर ओवरऑल भी बात की जाए तो ये 67वां मन की बात कार्यक्रम है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जून को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का बलिया वाराणसी दौरा है आज। गोरखपुर से पहले बलिया जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 1 बजे कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। कमिश्नर आजमगढ़, डीएम बलिया, डीएम मऊ मौजूद रहेंगे। बाद में आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। दोपहर 2:20 पर बीएचयू वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम। बीएचयू में कोरोना को लेकर वो बैठक करेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने की तैयारियों पर पूरा फोकस रहेगा। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी। अयोध्या से सीएम योगी शुक्रवार शाम को गोरखपुर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। गोरखपुर और बस्ती मंडल में कोरोना का संक्रमण बढ़ने से सीएम योगी नाराज दिखे। गोरखपुर में सीएम योगी ने नाइट स्टे किया। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन किए। वहीं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लिया। आज गोरखपुर से ही सीएम बलिया और वाराणसी के दौरे पर निकलेंगे। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इससे पहले कल अयोध्या पहुंचे थे सीएम योगी। रामलला की पूजा की और साथ ही लखनऊ से अपने साथ ले गए 3 आसन रामलला को सौंपे। और एक और तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरे कार्यक्रम के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे, भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया, उनकी आरती की। और एक और तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम योगी को तैयारियों का जायजा लेते हुए। जो 3 अगस्त से भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, उससे पहले यहां पर हर तैयारी का जायजा लिया सीएम योगी ने। और साथ ही संत समाज से मुलाकात भी की, उनके साथ बात की और जाना कि तैयारियों के बारे में उनकी क्या राय है। जो 3 अगस्त को कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर 5 अगस्त को जो पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर संत समाज से विचार विमर्श किया। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।